तो देखो, हमने इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भारत की औद्योगिक नीतियों पर चर्चा करी है। अब इसके बाद अपन इसमें औद्योगिक क्षेत्र में हम देखते हैं भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इनकी भी अलग कहानी है। इनको भी देखते हैं कि इनके संदर्भ में क्या है। देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सरकारी, जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% हो। जिन कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 51% हो, उन सबको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। अब इसमें हो सकता है कि कुछ में राज्य सरकार की हिस्सेदारी हो, कुछ में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी हो, कुछ में दोनों की हिस्सेदारी हो। ले दे के हमको क्या बताना है कि जहां हमको 51% सरकार के दिख रहे हैं, मतलब उसको हम क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी वाला यूनिट कहेंगे। पीएसयू कहते हैं इसको, सीपी कहते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सेक्टर, इस टाइप से। अब देखो, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है भारत में, हमने जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखी थी 1948, नई औद्योगिक नीति के तहत क्या हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत हमने क्या देखा था कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया, लेकिन हमारा बल ज्यादा किस पे था, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना पर था। और भारत सरकार ने विदेशी सहायता से बड़े उद्योगों की स्थापना की और एक एक इंडस्ट्रीज को अलग अलग देश के सेक्टर में स्थापित करने का प्रयास किया। समय के साथ इन औद्योगिक क्षेत्रों की संरचना में परिवर्तन आता है। कोई सेक्टर घाटे में जाता है, कोई सेक्टर फायदे में जाता है। लेकिन बताया 90 के बाद तो सरकार की नीति बदल गई और सरकार जो घाटे वाले उद्योग हैं उनको विनिवेश करना चालू कर दिया, तो वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ऐसे थे जिन्होंने अपनी प्रतिस्पर्धा को मतलब जिन्होंने अपनी कार्यकुशलता में वृद्धि करी और कार्यकुशलता में वृद्धि करने के बाद अपने आप को एक लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित करवाया। तो देखो, हम तो आज की कंडीशन देखते हैं कि आज सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम की क्या स्थिति है। तो देखो, वर्तमान में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, सरकार इनको अलग अलग श्रेणी में बांटती है। एक कैटेगरी होती है जिसको कहती है वो महारत्न, महारत्न, ठीक है ना। अंग्रेजी में भी महारत्न शब्द ही यूज करती है। दूसरा कहती है नवरत्न, नवरत्न। तीसरी कैटेगरी उनने बनाई मिनी रत्न की, मिनी रत्न। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। और ये मिनी रत्न है ना, इसकी उन्हें दो सब कैटेगरी बना दी है, मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड। मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड, मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2। ठीक है। अब देखो, आपको नाम से समझ आएगा, जो बहुत बड़ी कंपनी थी उसको महारत्न कर दिया, जो उससे छोटी थी उसको नवरत्न कर दिया, और जो उससे छोटी थी उसको मिनी रत्न 1 और छोटी को मिनी रत्न
दो। ठीक है ना। और ये जो डिवीजन किया गया है ना, ये 2009 में किया गया। ये जो ऐसा विभाजन है ना सरकारी कंपनियों का, 2009 में किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? इसका उद्देश्य था, देखो उद्देश्य एक ही है, एक तो प्रॉफिट ओरिएंटेड होना और कंपटीशन में बनाए रखना। अब सार्वजनिक क्षेत्रों की समस्या क्या थी कि सार्वजनिक कंपनियां हैं, उनको निजी कंपनियों से कंपटीशन करना। और निजी कंपनी तो क्या है, निजी कंपनियों में एक बहुत अच्छी चीज होती थी कि निर्णय बहुत तेजी से लिए जाते थे। उनका कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो बैठ के मीटिंग कर लिया, निर्णय ले लिया। अब भारत की सार्वजनिक कंपनियों में समस्या क्या थी? निर्णय लेने की स्वायत्ता थी नहीं, उसको अपने मंत्रालय से पूछना पड़ेगा। फिर जब मंत्री जी बैठक करेंगे, अब मंत्री जी को ज्यादा कुछ पता नहीं है, उनको टेक्निकल नॉलेज थोड़ी है। ले देखे डिसीजन मेकिंग में बहुत समस्या जाती थी और उसका फायदा निजी कंपनी को मिल जाता था। तो ये कंपनियां फिर क्या है, मार्केट में पिछड़ जाएंगी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये जो तुम देख रहे हैं ना कैटेगरी, ये बढ़ती स्वायत्ता है। बढ़ती स्वायत्ता मतलब ये कैटेगराइजेशन करने का उद्देश्य ही था कि कंपनियों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करना, अधिक स्वायत्ता प्रदान करना, कंपनियों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करना। ठीक है ना। उनने कहा बोल दिया महारत्न 5,000 करोड़ तक का निवेश तुम अपने हिसाब से कर लो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो निदेशक मंडल है, 5,000 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट के फैसले स्वयं कर लेगा, सरकार से पूछने की जरूरत ही नहीं। तो बहुत बड़ी राशि होती 5,000 करोड़ रुपए, इसके ऊपर लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्या है ऑटोनोमस अधिकार दिए गए, उनको स्वायत्तता प्रदान की गई ताकि वो अपने निर्णय स्वयं ले सके। तो देखो हमको सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की कैटेगरी को समझना है और देखना है महारत्न के लिए क्या शर्तें हैं और उसको क्या ओरिएंटेड। तो देखो दो ही चीज हमको देखना है कि एक तो क्या है जो महारत्न कंपनियां हैं, इसकी शर्तें क्या है, किस कंपनी को सरकार ने महारत्न दिया, कुछ आधार होगा ना, तो वो आधार हमको पकड़ना है और उसका लाभ क्या होता है और कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो देखो महारत्न कंपनी की पहली शर्त क्या थी कि कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। समझ रहे ना, मतलब वो कंपनी नवरत्न होगी तभी उसको महारत्न बनाया जाएगा। दूसरी शर्त थी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, शेयर बाजार में कंपनी सूचीबद्ध हो। शेयर बाजार में देखो सूचीबद्ध होने से क्यों सरकार शेयर बाजार में लिस्टेड करवाना चाहती है, क्योंकि आपकी कंपनी यदि शेयर बाजार में लिस्टेड है, जैसे 51% शेयर सरकार के पास है, बाकी 49% उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में लिस्टेड हो कंपनी, कोई भी व्यक्ति इस कंपनी के शेयर खरीद सकता है। आम आदमी ने शेयर खरीद लिए, इस कंपनी को जब लाभ होगा तो सभी शेयर होल्डरों में बटेगा। तो मतलब आप सीधे सीधे कंपनी के लाभ में हिस्सेदारी मिलेगी। हानि होगी तो आपको भी हानि होगी, लेकिन लाभ होगा तो आपको आप कितने शेयर धारक है उस अनुपात में बढ़े। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो कंपनी को लाभ होगा, देखो सारे शेयर धारकों, सरकार के पास तो जाएगा ही लेकिन सबके पास जाएगा। तो जितनी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है उनका फायदा ये होता है कि उनके शेयर धारकों को लाभ होता है। जो कंपनियां, और कंपनियों को भी फायदा होता है। कंपनियों को क्या फायदा होता है, पैसा मिल जाता है। भाई तुमने अपने 49% शेयर बेच दिए और एक शेयर की वैल्यू उतनी थी, तो आपने एकदम से लाखों करोड़ रुपए जनता से उठा लिए, उस पैसे को तुम कहीं निवेश कर दो तो और कंपनी का तुम्हारा साइज बढ़ेगा। तो मतलब देखो दोनों का विकास है, जो शेयर खरीदेगा उसका भी, कंपनी उसका भी। तो सरकार ने कहा कि भैया शेयर मार्केट में लिस्टेड तो होना चाहिए। इसलिए देखो सभी बड़ी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, क्योंकि कंपनी को क्या पैसे की जरूरत है। कुछ कंपनियां रहती हैं उनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग रहता है, उनको ना तो किसी को लाभ में हिस्सेदारी देनी है, ना ही उनको पैसे की जरूरत। बहुत पैसा हमारे पास, बाबा रामदेव, पतंजलि ग्रुप, इतना बड़ा 10,000 15,000 करोड़ का कारोबार हो गया, लेकिन ना उनको शेयर मार्केट की जरूरत है, पूरा प्रॉफिट वो खुद ही अपनी जेब में रख रहे हैं।
क्योंकि पैसे की उनको जरूरत ही नहीं, बहुत पैसा उनके पास। तो दूसरी शर्त क्या है, शेयर बाजार में लिस्टेड होनी चाहिए। तीसरी शर्त है पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड़। 3 वर्षों के दौरान औसत सालाना कारोबार है, औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड़ रुपए। 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। टर्नओवर जिसको समझते हैं ना, औसत कारोबार। एक व्यक्ति दुकान खोल के सुबह से शाम तक चलाता है, उसकी दुकान पर 10,000 की बिक्री हुई है, तो 10,000 उसका प्रॉफिट तो नहीं है ना, सामान बेचा ना उसने, वो उसका कारोबार कि 10,000 रुपए का डेली का अपना कारोबार है। तो यही है औसत कारोबार। प्रतिवर्ष कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ रुपए, 3 साल तक लगातार। तब तुम बात करना हमसे। 3 वर्षों के दौरान उसकी सालाना शुद्ध संपत्ति, चौथी शर्त है, 3 वर्षों के दौरान सालाना शुद्ध संपत्ति कितनी, 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। 15,000 करोड़ से ज्यादा हो। और एक और शर्त जोड़ दी गई कि कर अदायगी के बाद उसका शुद्ध लाभ, 3 वर्षों के दौरान ही जाएगा, शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, ठीक है ना। और वो कंपनी अपनी वैश्विक स्थिति, वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हो, वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति हो। वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थिति हो, ये मेन शर्त है किसी कंपनी को। तो देखो, नवरत्न का दर्जा हो, शेयर मार्केट में लिस्टेड हो, फिर 3 चीज याद रखना, 25, 15, 5। टर्नओवर 25,000 करोड़ हो 3 साल में, मतलब 3 वर्ष का देखा जाएगा प्रति वर्ष। शुद्ध लाभ 15,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो, और शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़, शुद्ध लाभ पिछले 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष रहा हो, ऐसी कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। और इसका लाभ क्या होगा, यदि कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया, तो वही जो अभी बताया, क्या कि सरकार की मंजूरी के बिना परियोजना के कुल मूल्य के क्या लाभ होगा, सरकार की मंजूरी के बिना सरकार की मंजूरी के बिना परियोजना के कुल मूल्य, परियोजना के कुल मूल्य का 15%, परियोजना के कुल मूल्य के 15% तक निवेश करने के लिए मुक्त है। 15% तक निवेश करने के लिए मुक्त है। 15% तक निवेश करने के लिए मुक्त है, ठीक है ना। लेकिन क्या रिस्ट्रिक्शन है, मतलब वही 5,000 करोड़ का है, या तो 15% समझ लो, या 5,000 करोड़ रुपए, ठीक है ना। 5,000 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1,00,000 करोड़ का निवेश हो रहा है तो 15,000 करोड़ का तुमने कर लिया, नहीं, लिमिट तुम्हारी 5,000 करोड़ रुपए होगी। तो ये इसका लाभ है। तो देखो, ये पहली कैटेगरी है नवरत्न, महारत्न बनने की। और वर्तमान स्थिति में सरकार के ने क्या है, ऐसे 12 उपक्रम है जो महारत्न की श्रेणी में आते हैं। आपको 12 के नाम भी पता होना चाहिए। BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दूसरी CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। तीसरी क्या है, IOCL,
IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। चौथी NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर पांचवी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। छठवीं है SAIL, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। BPCL सातवीं है, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। GAIL, गेल इंडिया, GAIL, गेल इंडिया लिमिटेड। फिर नौवीं है आपकी HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL। BPCL हो गई, HPCL हो गई, IOCL हो गई। फिर है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड, PGCIL, CIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर है 11वीं PFC, पावर फाइनेंस कंपनी। और 12वीं जो बनाई गई है वो है ग्रामीण विद्युतीकरण, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये ठीक है, ये 12 कंपनियां हैं, आपको याद रखना है। ये महारत्न की कैटेगरी इनको मिली हुई है। हाँ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाँ, ये अभी बनी है 12वें नंबर की। तो ये आपकी बार, अब वो पूछ सकता है कि 3 महारत्न कंपनियों के नाम लिखो, बस यही पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा। और ये पूछेगा शर्त, बस इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब दूसरी कैटेगरी आते हैं नवरत्न की। नवरत्न इसी रूप में देखना है कि शर्त क्या होगी नवरत्न बनने की। तो देखो, नवरत्न की शर्त, पहली शर्त क्या होगी कि कंपनी मिनी रत्न होनी चाहिए। महारत्न के लिए क्या थी कि नवरत्न होनी चाहिए, यहां पे क्या बोला जाएगा कि कंपनी मिनी रत्न, या तो एक हो या दो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। मिनी रत्न फर्स्ट हो या मिनी रत्न सेकंड का दर्जा प्राप्त करती हो। ठीक है, दूसरी शर्त क्या जोड़ी है इसमें कि 5 वर्षों में 3 वर्षों के तहत अच्छी रेटिंग प्राप्त हो। दूसरी शर्त क्या है, पिछले 5 वर्षों में 3 वर्षों में अच्छी रेटिंग प्राप्त हो, अच्छी रेटिंग प्राप्त हो। अच्छी रेटिंग मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें उनने अच्छी रेटिंग प्राप्त की हो। ठीक है, फिर उसके बाद उनने बोला है कि 6 शर्तों में से 100 में से 60 नंबर मिलते हैं। मतलब देखो कहना क्या चाह रहा है। उनने ये बोला है कि 6 चयनित मापदंड हैं। छह चयनित मापदंडों में 100 में से 60 या अधिक स्कोर हो, 60 या अधिक, या तो 100 नंबर का पेपर टाइप का है, उसमें उसको 60 मिलना चाहिए। अब देखो ये 6 शर्तें कौन कौन सी हैं। पहले तो वही शर्त है, कुल शुद्ध पूंजी, कुल शुद्ध पूंजी। दूसरा निवल लाभ, निवल लाभ। तीसरा है
कुल श्रम शक्ति लागत, कुल श्रम शक्ति लागत। फिर चौथा है वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन लागत। पांचवा है प्रति अंश आय, प्रति अंश आय। और छठवा है अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन। ये 6। समझ रहे हैं? 6 मतलब क्या है कि उन्हें निर्धारित कर दिया कि भाई आप देखेंगे कि आपका शुद्ध पूंजी कितनी है, निवल लाभ क्या है, इन 6 में स्कोर कितना होना चाहिए, 60। तो उस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाएगा। और इसका लाभ क्या होगा यदि कंपनी को लाभ हो जाता है? तो देखो, जो महारत्न में था उसी को उन्हें थोड़ा सा कम कर दिया गया। क्या बोला गया है कि नवरत्न कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए या परियोजना लागत का 15% तक निवेश करने की अनुमति होगी बिना सरकार की मंजूरी के। मतलब वही कुल परियोजना लागत का 15%, लेकिन अधिकतम कितना, 1000 करोड़ रुपए। स्वायत्ता थोड़ी सी कम हो गई, महारत्न को स्वायत्ता ज्यादा थी, नवरत्न को स्वायत्ता थोड़ी सी कम हो गई। तो देखो, अब इसमें भी आपको पूरी कंपनियों को तो याद नहीं रखना, 13 कंपनियां हैं, लेकिन आपको 3-4 उदाहरण के तो रूप में याद रखना। जैसे एक है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दूसरी है MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है ना, बस 3-4 कंपनी। एक नालको है, नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, अच्छा उसको भी दे दिया क्या, एंट्रेक्स कॉर्पोरेशन को। एक लिवेनी लिग्नाइट है। ऐसी बहुत सारी कंपनी, अपन को ये नहीं, बस 3-4 उदाहरण के, ये 12 जरूर याद रखना, लेकिन ये बस उदाहरण के लिए याद रखना कि पूछ लिया कि मिनी रत्न कंपनियों के नाम। ठीक है, तो ये मिनी रत्न और उसको शर्तें और उसको मिलने वाली सुविधा। फिर अपन आते हैं मिनी रत्न पर। मिनी रत्न फर्स्ट कैटेगरी, मिनी रत्न फर्स्ट या मिनी रत्न एक कैटेगरी। शर्तें, मिनी रत्न एक बनने के लिए शर्तें क्या है? पहली शर्त है पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ हो, पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ की स्थिति में, प्रॉफिट हो, पिछले 3 साल में लगातार प्रॉफिट हो। और पिछले 3 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में से कम एक वर्ष में 30 करोड़ का लाभ हो, 30 करोड़ का लाभ हो। समझिए ना, पिछले 3 वर्षों में किसी एक वर्ष के दौरान कम से कम 30 करोड़ का लाभ होना चाहिए। ठीक है ना, बस यही शर्तें हैं।
और इसके लिए लाभ आप बता सकते हो कि इससे होगा क्या, इसमें कंपनियों को 500 करोड़ रुपए तक के निवेश करने की स्वतंत्रता है। 500 करोड़ रुपए के निवेश की स्वायत्ता है। ठीक है। मिनी रत्न फर्स्ट में है आपका बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, बीज निगम लिमिटेड, विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये सब मिनी रत्न फर्स्ट है। फिर देखते हैं मिनी रत्न द्वितीय। मिनी रत्न द्वितीय, इसमें भी पहली शर्त है कि लगातार 3 वर्षों तक उसने लाभ प्राप्त किया, पिछले 3 वर्षों में लगातार उसको लाभ होना चाहिए। दूसरी शर्त 30 करोड़ का लाभ जोड़ के ना लिखा, उन्होंने दूसरी शर्त में क्या लिखा कि जो कंपनी है उसका एक सकारात्मक मूल्य होना चाहिए तथा कंपनी का एक सकारात्मक मूल्य होना चाहिए। मतलब समझ रहे ना, कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। बस यही 2 शर्त है। और इसमें लाभ क्या है कि वो कंपनी चाहे तो सरकार की मंजूरी के बिना 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए तक के निवेश को कर सकती है। ₹300 करोड़ तक के निवेश की अनुमति दी गई। ठीक है, तो ये आपकी मिनी रत्न द्वितीय है। मिनी रत्न द्वितीय के उदाहरण हैं भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, खनिज अन्वेषण कॉरपोरेशन लिमिटेड। कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यदि क्वेश्चन पूछेगा तो महारत्न और नवरत्न है। वो तो आपको मिनी रत्न इसलिए पता है कि मान लो वो सार्वजनिक उपक्रमों का वर्गीकरण पूछने लगे तो आप ये 4 चीज बताओगे। ठीक है, तो ये इनका वर्गीकरण है। अब इसमें हमको देखना है कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना क्यों की गई है, वर्तमान में किस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उनके लिए सरकार क्या कर रही है अपनी तरफ से सुधार के उपाय। ठीक है ना, तो इन सबको अपन अब देखेंगे। अब इसको अपन कल देखेंगे बाकी। देखो कल हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के बारे में देखा था, सार्वजनिक उद्यम पीएसयूज, जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या जो सरकारी कंपनियां हैं, इनकी हमने 4 कैटेगरी देखी थी। एक को कहा था महारत्न, दूसरे को कहा था नवरत्न, फिर मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड। ये 4 कैटेगरी थी। चारों में क्या अंतर है, कैसे दिया जाता है, क्या फायदा है देने का या क्या उद्देश्य है ये देने का, ये सारी बातों को हमने देखा था। अब हमको इसमें ये देखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना की क्यों गई थी, क्या उद्देश्य था सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना करने का, उद्देश्य क्यों की गई थी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना।
और देखो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना का जो उद्देश्य है उसी आधार पे हमको इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। सबसे मेन और प्राइमरी गोल था जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्थापित की गई थी, वो था कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वेलफेयर स्टेट की स्थापना। अब देखो कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वेलफेयर स्टेट, राज्य का उद्देश्य गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, सामाजिक असमानता दूर करना, आर्थिक असमानता दूर करना, ये सब है। तो इन सब के लिए मतलब देखो मल्टीपर्पज हो रहा है इससे। मतलब देखो जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उससे क्या होगा, बेरोजगारी, गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्याओं का निवारण, जैसी समस्याओं का निवारण। तीसरा बोल सकते हैं क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को दूर करना। क्षेत्रीय आर्थिक असमानता, या इसको ऐसा लिख सकते हो क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना। तो देखते हैं ना कि कोई क्षेत्र आगे बढ़ गया, कोई क्षेत्र पीछे विकास के मापदंड पर पीछे छूट गया। चौथा इसका उद्देश्य बताया जाएगा समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्गों को समाज के सभी वर्गों को सार्वजनिक एवं मेरिट वस्तुएं उपलब्ध कराना। समाज के सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक एवं मेरिट वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। मतलब समझ रहे हैं ना, जो जरूरी चीजें हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था करना। ऐसा ना हो कि समाज में मतलब लोगों को जरूरी चीजें ही ना मिल पाए। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर यूनिट स्थापित की गई है ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। पांचवा, निजी क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए, निजी क्षेत्र पर नियंत्रण हेतु, जो प्राइवेट सेक्टर है उस क्षेत्र पर नियंत्रण हेतु आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु, आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु। ये भाई प्राइवेट सेक्टर अपनी मोनोपोली स्थापित ना कर ले, एक उसके ऊपर रेगुलेटर की तरह रहेगा। क्योंकि देखो पब्लिक सेक्टर यूनिट के किसी भी उद्देश्य में हमने नहीं लिखा लाभ कमाना, नहीं लिखा ना। तो ये जो मार्केट में क्या है, बैलेंस बना के रखेगा कि एकदम से भाई निजी जो क्षेत्र है उसका एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ की प्राप्ति। तो और लाभ की कोई सीमा नहीं, तो इस पर एक रेगुलेट रहेगी कि भैया जो कंपटीशन रहेगा मार्केट में, सरकारी क्षेत्र रहेगा, उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि लोगों को सही कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराना है। तो एक टाइप से निजी क्षेत्र पर लगाम लगी रहेगी या निजी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित रहेगा। ठीक है ना। तो देखो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य थे।
कहीं भी नहीं लिखा है कि लाभ कमाना। मतलब देखो, सरकार ने जो पब्लिक सेक्टर यूनिट स्थापित की थी, उसने ये सोच के नहीं की थी कि ये हम एक उद्योग स्थापित कर रहे हैं और ये हमको पैसे कमा के देगा, बल्कि ये सरकार के वेलफेयर स्टेट की नीति का परिणाम था कि सरकार चाहती थी कि भाई देश में, उन्होंने कहा कि उत्पादन भी नहीं तो उत्पादन भी बढ़ेगा और उस उत्पादन में लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों का गरीबी निवारण भी होगा, क्षेत्रीय असमानता दूर होगी। और इसी कारण देखो क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहीं एक जगह स्थापित नहीं है, एक उद्योग हर जगह स्थापित करने के मतलब रिमोट। बिहार जैसे एरिया में भी आपको उद्योग दिखाएगा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, हर जगह उद्योग स्थापित होगा। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल महाराष्ट्र और गुजरात। जब 90 के बाद अपन देखते हैं, जब ये सार्वजनिक उद्यम कम होते हैं, निजी क्षेत्र के उद्यम आते हैं, तो निजी क्षेत्रों ने अपना जो कंसंट्रेशन वो कहाँ किया, केवल गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ज्यादा ही तो दिल्ली एनसीआर या थोड़ा सा पंजाब वाला एरिया बस। बाकी यूपी, बिहार, ये पूरा एरिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसको पूरा छोड़ दिया। भले उधर कोई भी समस्या हो, उसका कारण एक अलग है, लेकिन फिर भी ये बता रहे हैं कि इसलिए 90 के बाद भारत में क्षेत्रीय असमानता बहुत तेजी से बढ़ती है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना का उद्देश्य था। मूल उद्देश्य वही है, सोशल वेलफेयर, सामाजिक न्याय की स्थापना, बेरोजगारी, गरीबी, क्षेत्रीय असमानता दूर करना, मेरिट वस्तुओं की उपलब्धता और सही कीमत पर लोगों को वस्तुओं की उपलब्धता। इन उद्देश्यों के साथ भारत सरकार ने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट की स्थापना करी थी। अब 1947 से हम स्थापित कर रहे हैं, 1947 से 2023 आ गया है, स्थितियां बहुत कुछ बदल गई हैं, स्थितियां बहुत कुछ बदल गई हैं। आज हम जब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मूल्यांकन करते हैं तो हमारा एकमात्र पैमाना क्या होता है, प्रॉफिट, कि ये प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही है, बाकी चीजों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा। तो देखो, उद्देश्य अपन ने देख लिया। अब इसमें हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट की कौन सी समस्याएं हैं, प्रमुख समस्याएं। पब्लिक सेक्टर यूनिट की प्रमुख समस्याएं। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं, इनके प्रबंधकों को पूर्ण स्वायत्तता का ना होना। प्रबंधकों को पूर्ण स्वायत्तता ना होना। इसलिए देखो, महारत्न नवरत्न लेके आए हैं कि उनको एक सीमा तक स्वायत्तता दी जाएगी। महारत्न कंपनी है, 5,000 करोड़ तक का निवेश अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये अभी 2019 में इसलिए लाया गया क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट की एक समस्या था कि इनके प्रबंधक को स्वायत्तता नहीं थी, जबकि निजी क्षेत्र के प्रबंधक अपनी इच्छा से कहीं भी कर सकते हैं। अभी भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, केवल क्या है, 5,000 करोड़ रुपए नवरत्न, फिर महारत्न के लिए, नवरत्न के लिए उन्होंने कहा और कम कर दो, 1,000 करोड़ और कम, तो उस रूप में, लेकिन पूर्ण स्वायत्तता तो अभी भी नहीं है। दूसरा लिख सकते हैं, कुशल एवं योग्य प्रबंधकों का अभाव। कुशल एवं योग्य प्रबंधक का अभाव, मैनेजमेंट लेवल पर वो स्किल वाले लोग नहीं मिल पाए जो मिलना चाहिए। ये भी पब्लिक सेक्टर भाई, पब्लिक सेक्टर यूनिट एक कंपनी है और कंपनी के मैनेजमेंट को चलाने के लिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो किसको अपॉइंट करती हैं, आईआईएम से निकले लोगों को, जिनको मैनेजमेंट आता है। आईआईएम अहमदाबाद से लोगों को रिक्रूट करेंगे जिनको मैनेजमेंट आता है। पीएसयू में कौन संभालेगा, आईएएस। अब आईएएस को मैनेजमेंट कैसे आएगा, भले वो
एक लेवल पर जिला कलेक्टर चलाता हो मैनेजमेंट ये, लेकिन यहाँ पर केवल एक फैक्ट्री का, एक कंपनी का मैनेजमेंट करना है। लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिट के जितने ही प्रबंधक लेवल पर जो लोग हैं वो कौन है? सब सचिव स्तर के आईएएस लोग हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर में है वो सब क्या है? एमबीए वाले लोग हैं, उनको मैनेजमेंट करना आता, उनका उनका वो विशेषज्ञ है। भाई आईएएस विशेषज्ञ थोड़ी होता किसी चीज का, वो एक सामान्यज्ञ है, उसको सारी जानकारी है पर स्पेशलाइजेशन उसका कुछ भी नहीं। जबकि प्राइवेट सेक्टर का क्या है? अपने स्पेशलाइजेशन, वो उनका पूरा जीवन ही है कि उनको मैनेजमेंट करना है। तो वो जो मैनेजमेंट हमको प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में दिखाई देता है, इधर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? मैनेजमेंट लेवल पर वो लोग नहीं जो होना चाहिए। यहाँ पे फिर वही आईएएस जाएगा, कोई ब्यूरोक्रेसी, वही लाल फीताशाही जो हर जगह है, वो समस्या यहाँ पे भी हमको दिखाई देगी। तीसरा, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, इन पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण होता है। सरकार का अत्यधिक नियंत्रण होता है, ठीक है ना भाई? यदि मैनेजमेंट में अच्छा व्यक्ति भी है तो भी वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा, सरकार जो कहेगी वो करना पड़ेगा। अब सरकार का उद्देश्य तो क्या होता है? प्राइमरी उद्देश्य होता है चुनाव जीतना। अब उनने कहा कि भैया मान लो बंगाल में चुनाव, केंद्र सरकार वहां पे अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है, तो वो क्या करेगी? उन्होंने कहा बंगाल में हम रेलवे की एक कंपनी खोल दे रहे हैं। भले वो रेलवे की जो एक, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे डिब्बे निर्माण की हो, इंजन निर्माण की हो, या इक्विपमेंट निर्माण की हो, वहां पे भले वो वाइबल ना हो, मतलब भले उसको घाटा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने वहां पे खोलनी है। सरकार अपने हिसाब से निर्णय लेती। जबकि आप यदि मैनेजमेंट को पढ़ोगे तो कोई भी इंडस्ट्रीज की स्थापना करते समय ये चीज देखी जाती है, हर कई इंडस्ट्रीज स्थापित नहीं होती है, कहां पे स्थापित करने में सर्वाधिक लाभ होगा, ठीक है ना? कि कहां पे उद्योग स्थापित करो तो लाभ होगा। इसलिए देखो प्राइवेट सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट कहां करता है ज्यादा? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, क्योंकि पोर्ट एरिया, यहाँ से इंपोर्ट भी होगा और वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। लेकिन सरकार, एक तो चुनावी राजनीति और दूसरा सरकार को क्षेत्रीय संतुलन भी दूर करना, उनका सब यदि गुजरात महाराष्ट्र में हो जाएगा तो यूपी बिहार वाले क्या करेंगे? तो उनका नहीं, वहां पे भी इंडस्ट्रीज की स्थापना करनी। तो ये भी एक समस्या है कि सरकार का अत्यधिक नियंत्रण होता है, सरकार अपने हिसाब से ही करती है, मैनेजमेंट लेवल को कुछ करने नहीं देती। चौथा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, इसमें इसके जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों में निष्ठा का अभाव, निष्ठा का अभाव। अब भारत में सरकारी नौकरी ऐसी है कि व्यक्ति सोचता है सरकारी नौकरी लगने के बाद काम करने की कोई जरूरत है नहीं, तो वो जैसे ही पब्लिक सेक्टर यूनिट में उसकी जॉब लगती है वो सिक्योर हो जाता है। सरकार जॉब से निकाल नहीं सकती, सरकारी नौकरी का यही फायदा है कि जॉब से निकाला नहीं जा सकता। फिर वहां पे यूनियन, मजदूर यूनियन है, हर किसी बात को लेके हड़ताल, स्ट्राइक, काम नहीं करने दे रहे, वेतन बढ़ाओ, बोनस दो, फलाना ढिकाना, ओवर टाइम दो, बहुत समस्याएं। तो उनकी क्या है? कर्मचारी अपना फायदा देखते हैं केवल। पांचवा, अगर चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कर्मचारियों में निष्ठा एवं उत्तरदायित्व का अभाव। निष्ठा एवं उत्तरदायित्व, मतलब कर्मचारी, मैनेजमेंट, किसी कोई रिस्पॉन्स, कोई पब्लिक सेक्टर घाटे में जा रही है तो किसकी क्या जिम्मेदारी? किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि कोई प्राइवेट कंपनी का घाटे में जाती है तो जिम्मेदारी प्रबंधक बोर्ड की होती है, उसको जवाब देना पड़ता है शेयर धारकों को। हाँ, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बदला, लेकिन इधर कुछ नहीं है। इधर तो आईएएस है ना बैठा मैनेजमेंट लेवल पे, वो भी सरकारी नौकर है, उसको भी क्या मतलब है? उसको भी मालूम मैं रिटायर हो जाऊंगा कुछ दिन बाद। ज्यादा कोई, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कोई घाटे में क्यों जा रहा है।
पांचवा, ज्यादातर उपक्रम घाटे में है। सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकतम उपक्रम घाटे में है। और छठवां लिख सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इनकी उत्पादन क्षमता कम है और उत्पादन लागत अधिक है। उत्पादन क्षमता कम व उत्पादन लागत अधिक। और इस कारण क्या है, ये मार्केट में कंपीट नहीं कर पाएंगे। इस कारण ये मार्केट में कंपीट नहीं कर पाएंगे। देखो, उत्पादन क्षमता कम है मतलब क्या है, जितना बड़ा सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया, जितना बड़ा प्लांट है, जितने उसमें कर्मचारी हैं, यदि प्रति कर्मचारी उत्पादन देखा जाए या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उत्पादन देखा जाए कि सरकार कहेगी कि हमने 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उससे उत्पादन कितना हुआ, बहुत कम। वहीं यदि कोई प्राइवेट सेक्टर का 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे 4 गुना उत्पादन कर देता है। उत्पादन क्षमता बहुत, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। लागत, प्रति कर्मचारी उनकी लागत बहुत ज्यादा है। वो अब पीएसयू की लागत बहुत ज्यादा है और यही जब प्राइवेट सेक्टर में रहती है तो लागत कम हो जाती है। तो ये भी इनकी एक समस्या है। जब उत्पादन क्षमता कम होगी, लागत अधिक होगी, तो निश्चित रूप से अप्रतियोगिता, मतलब मार्केट में इनका सामान बिकेगा नहीं, मार्केट में इनका सामान महंगा होगा, मार्केट से बाहर हो जाएंगे और धीरे धीरे क्या चले जाएंगे, ये घाटे में चले जाएंगे। तो ये कुछ समस्याएं हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की। इन समस्याओं के लिए ही इनको क्या है, बंद किया जा रहा है। धीरे धीरे करके सरकार की रणनीति है कि इनको बंद कर दिया जाएगा। कुछ पीएसयूज हैं जो लाभ में है लेकिन ज्यादातर घाटे में है। अब कुछ पीएसयूज जैसे ऑयल कंपनियां हैं, घाटे में रहती नहीं ज्यादातर। उन जहां उनका एकाधिकार है वहां पे भी वो घाटे में नहीं है। लेकिन बाकी जगह तो क्या है, प्राइवेट सेक्टर ने अपना कब्जा कर लिया और प्राइवेट सेक्टर से कंपीट नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर से कंपीट इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एकमात्र काम क्या है, लाभ कमाना। अब इनको कितने सारी जिम्मेदारी है कि नहीं, तुमको सामाजिक न्याय भी देना है, तुमको अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन भी देना है, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी देना है। मैंने ना, भले कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट बंद हो गई होगी आज भी, लेकिन उसके कर्मचारियों को सरकार पेंशन दे रही है। प्राइवेट कंपनी को क्या, सरकारी कंपनियों में यदि आप एक ड्राइवर भी भर्ती करते हो तो उसको 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। 20-25 से तो चालू ही करते हैं ना, कम से कम। और यदि वो 30 साल नौकरी कर लेता है तो उसकी सैलरी बढ़ के 1 लाख मिलने लगेगी। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, 5,000 रुपए दो बस, और क्या, बहुत है। मतलब जहां पब्लिक सेक्टर यूनिट एक ड्राइवर रख रही है, पर वो उस पैसे में 5 ड्राइवर रख ले रहे हैं। क्लर्क की भी यही स्थिति है कि चलो तू क्लर्क है, तू 7,000 ले लेना, 12 घंटे काम भी कराएंगे और शोषण भी करेंगे। कोई सिक्योरिटी ना, तो कोई पेंशन देने की जरूरत है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। तो इनकी तो ये फिर प्राइवेट कंपनी बताएंगे कि देखो हमने इतना कम इन्वेस्टमेंट किया था, इतने कम कर्मचारी और हमारा उत्पादन इतना ज्यादा है। लेकिन वो कर्मचारी क्या है, वो तो खत्म है ना, उसका तो कोई है ही नहीं, वो अपने बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा, अच्छा मानव संसाधन नहीं। जबकि पब्लिक सेक्टर यूनिट है कि वहां का उनका जो चपरासी भी है वो भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की सोच सकता है, सुविधाएं ज्यादा। और यही मतलब कर्मचारियों को सुविधा है लेकिन कंपनियां घाटे में है। ठीक है, अब अपन को तो फिर आंसर लिखना है, तो यही बताएंगे कि ये पब्लिक सेक्टर यूनिट की ये प्रमुख समस्याएं हैं। अब समस्याएं बता दी तो समाधान भी बताना पड़ेगा। समस्याओं का समाधान, अब देखो समाधान तो आप शुद्ध हिंदी में बोल सकते, भैया तुम कोई यदि संस्था चला रहे हो, कोई कंपनी चला रहे हो, घाटे में जा रही है, तुम जेब से पैसा दे रहे हो उसको, तो क्यों चला रहे, बंद कर दो। सबसे पहली बात क्या है,
बंद कर दो, क्यों चला रहे हो? कम से कम घर का पैसा तो बचेगा, क्योंकि अभी तो तुम घर से पैसा ले जाके वहां पे दे रहे हो, तो चला ही क्यों रहे? इससे अच्छा उस संस्थान या उस कंपनी को बंद कर दो, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसे हर चीज को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो पहले ही बताया कि उद्देश्य कुछ और भी थे। सोशल जस्टिस है, लोगों को बेरोजगारी, गरीबी, आवश्यक वस्तु, ये सब तो वो गोल था। तो समाधान के रूप में अपन सीधे ये नहीं कह सकते कि उनको बंद कर दो, उसमें थोड़ा सा क्या है, व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करना पड़ेगा। देखो जो हमने समस्याएं बताई थी उसी को समाधान के रूप में बताएंगे। हमने क्या बताया था कि इनको स्वायत्ता कम है, तो क्या लिखेंगे कि प्रबंधकों को अधिक स्वायत्ता दी जानी चाहिए, प्रबंधकों को अधिक स्वायत्ता दी जानी चाहिए। सरकार का नियंत्रण कम हो, सरकार का नियंत्रण कम हो, मतलब छोटे छोटे मामलों में तो सरकार हस्तक्षेप ना करे, अपने हिसाब से उनको काम करने दे। संचालक मंडल में योग्य, संचालक मंडल में योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति हो, अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति हो। योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति हो। अभी तो क्या है, पार्टी बदलती है, अपनी पार्टी के लोगों को एडजस्ट करने के लिए कंपनियों के बोर्ड में नियुक्ति दे देते हैं सीधे। उनका तुम्हारा पार्टी प्रवक्ता है, पार्टी प्रवक्ता को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बिठा दिया। अब उसे क्या पता कि संबित पात्रा ओएनजीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में था, अब उसकी क्या योग्यता है, लेकिन बस है। तो ऐसे कोई भी राजनीतिक दल आता है, अपने लोगों को इन पीएसयू में फिट कर देता है। तो कितने सारे पार्टी कार्यकर्ता है, वर्कर है, पार्टी इतनी बड़ी संगठन है, कहीं ना कहीं लोगों को ठीक करना पड़ेगा ना। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं, प्राइवेट में तो वो अपने योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति को लेंगे ना, क्योंकि उनको सैलरी दे रहे हैं। इधर ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भी है कि ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट बता सकते हैं कि जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट स्थापित होती है, उस स्थापित होने का स्थान, वहां पे तकनीक, उसका आकार, कितनी बड़ी स्थापित होनी चाहिए, उसका आकार आदि का चुनाव सावधानी पूर्वक होना चाहिए। आदि का चुनाव सावधानी पूर्वक होना चाहिए, मतलब वही कि यहाँ पर ये रन हो पाएगी कि नहीं, प्रॉफिट ओरिएंटेड रहेगी कि नहीं। भाई वहां पे स्थापित करो जहां पर लागत कम से कम हो, ठीक है ना। चौथा पॉइंट, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, हमने देखा कर्मचारी मैनेजमेंट, तो कर्मचारियों में उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो, कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, उनको पुरस्कार, वेतन वृद्धि, दंड आदि की व्यवस्था हो, ताकि वो सही ढंग से काम कर सकें। पांचवा, उपक्रमों में अपव्यय, अपव्यय रोकने के लिए व्यवस्था हो, या अपव्यय रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं, कठोर कदम उठाए जाएं। अपव्यय को रोकने के लिए कठोर कदम उपाय उठाए जाने चाहिए। और छठवां अंतिम आप बताओगे कि घाटे में चल रहे उपक्रमों का, घाटे में
चल रहे उपक्रमों का विनिवेश हो, विनिवेश किया जाए, मतलब बेच दो। ठोकर टिप्पी पंचायत करने की कोई जरूरत नहीं है, उठा के सीधे बेच दो। तो ये आपकी समस्या और आपने समाधान। अब देखो, बाकी समाधानों पर सरकार ने ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, इस एक शब्द को पकड़ के बस सार्वजनिक क्षेत्र की समस्या के लिए सरकार का एक ही समाधान सरकार को समझ आता है, और वो क्या होता है? विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखो ये अपन ने समस्या बता दी, ये समाधान बता दिया। अब हमको इस विनिवेश को अच्छे से समझना है कि ये क्या है और सरकार क्यों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश करने पे उतारू है, या क्यों विनिवेश करने के लिए इतना जोर है सरकार का।